हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज हम बात करेंगे अकबर के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग शेर शाह सूरी के बारे में बात किया था, बाबर के बारे में बात किया था और हुमायूं के बारे में बात किया था। आज हम मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर के बारे में बात करेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से देखते जाएंगे। अकबर के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सब के सब हम देखेंगे, और ये भी आपको हम दिखा देंगे कि कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और वैसे बच्चे जिनको क्लास करना हो, सुबह 8 से 10 बैच चल रही है और शाम में चल रहा है 2 से 6। ठीक है, दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हो। और अकबर से डिस्क्रिप्टिव अगर वीडियो देखना है तो लिंक दिया होगा नीचे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो, यूट्यूब का लिंक होगा, चले जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? और ये बीपीएससी का क्वेश्चन है 2011 का। तो ये कौन थे? अकबर थे। अब तीर्थ यात्रा कर आया है तो दो बातें हम और कर लेंगे। तीर्थ यात्रा कर अकबर समाप्त करेगा 1563 में, ये हम अभी बता दे रहे हैं। अब एक और था जिसका नाम था दास प्रथा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दास प्रथा से कब समाप्त किया गया था? तो 1562 में। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा, जजिया कर। जजिया कर अकबर कब समाप्त करेगा? तो 1564 में। तीनों को अच्छे से याद रखना, पहले दास प्रथा, फिर तीर्थ यात्रा और फिर जजिया कर को समाप्त किया गया है। अब जजिया कर से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। जैसे जजिया कर को सबसे पहले भारत में कब लगाया गया था? तो 712 में। लगाने वाले कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम, अरब शासक थे। ये भारत 712 में आए थे और भारत में पहला मुस्लिम शासक यही है जो भारत आया था। और सबसे अंतिम बार जजिया कर को समाप्त किया जाता है 1720 में, उत्तर मुगल काल के समय में। एक क्वेश्चन और, जजिया कर को ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ब्राह्मणों पर लगाए थे FST, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वो शासक है जिसने ब्राह्मणों को भी जजिया कर में शामिल कर दिया था। अब एक बात आ रहा है कि ये जजिया कर था क्या? तो जजिया टैक्स एक ऐसा टैक्स था जो मुस्लिम धर्म के अलावा सभी धर्म के लोग देते थे, मुस्लिम धर्म को छोड़कर। और जजिया कर को ये पहले लाया था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और इसे समाप्त कर दिया गया कब? 1720 में, उत्तर मुगल काल में, रंगीला बादशाह के द्वारा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगर कोई डाउट रहे तो आप क्वेश्चन कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो बिल्कुल सही, ये अकबर को कहा जाता है। और ये भी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। अब ये क्यों कहा जाता है तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे मजहरनामा के बारे में जो पूछा गया है। तो पहले तो यही पूछा गया है, ये मजहरनामा था क्या? तो अकबर के द्वारा 1579 में शुरू किया गया एक घोषणा पत्र था जिसे मजहरनामा कहते थे। तो ये क्या था? घोषणा पत्र। इसको आप लिख सकते हो, यही पूछेगा ये क्या था? तो घोषणा पत्र था। ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा आता है हमारा इबादत खाना। इबादत खाना। अब ये इबादत खाना क्या था? तो अकबर 1575 में सभी धर्म नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म के लिए इबादत खाना की शुरुआत किया था, लेकिन 1578 में इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। अगर कोई भी धर्म के लोग, चाहे वो जैन हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, कोई भी अकबर के दरबार में आके अकबर से सहायता मांग सकता था, इबादत कर सकता था, प्रार्थना कर सकता था। इबादत खाना एक प्रार्थना भवन था, जबकि मजहरनामा एक घोषणा पत्र था। ठीक है। इसके बाद आता है दीन ए इलाही प्रथा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दीन ए इलाही प्रथा अकबर ने 1582 में शुरू किया था, और इसी के जरिए अकबर अपने आप को बोलता है कि मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता, मैं सभी धर्मों का समान संरक्षण दूंगा। और इसी के लिए अकबर को प्रबुद्ध बोला गया था। एक बात और पूछा जाएगा आपसे, मनसबदारी व्यवस्था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था कब लाया था? तो अकबर की मनसबदारी व्यवस्था 1574 ईस्वी में आया था। ठीक है, याद रहेगा। ये सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अकबर के काल में भू राजस्व अथवा दहसाला व्यवस्था
किसके द्वारा शुरू किया गया था? अब देखो, एक तो मनसबदारी था जिसमें सैनिकों को मनसब दिया जाता था। अगर आपको याद होगा, तो याद तो नहीं होगा ना, क्योंकि अभी जहांगीर के बारे में हम पढ़े नहीं है। जहांगीर के दरबार में 1608 में आएंगे कैप्टन हॉकिंस, और हॉकिंस को जहांगीर क्या करेगा, 400 का मनसब देगा, है ना, मनसब, और इंग्लिश खां की उपाधि देगा। ये सारी बातें आपको पता होगा, है ना। हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था 1608 में। तो मनसबदारी व्यवस्था सैनिकों को दिया जाने वाला एक पद था। दहसाला व्यवस्था क्या था? तो दहसाला व्यवस्था कृषि से जुड़ा था, और ये शुरू करने वाले थे राजा टोडरमल। एक क्वेश्चन और, दहसाला व्यवस्था की शुरुआत अकबर के द्वारा कब किया गया था? अकबर के द्वारा नहीं किया गया था, ये राजा टोडरमल के द्वारा किया गया था। नवरत्न, अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, उसी में थे हमारे टोडरमल, ठीक है। और इन्होंने 1580 में ये व्यवस्था स्टार्ट किया था कृषि में सुधार करने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसका निर्माण अकबर ने करवाया है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस। बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार और ताजमहल। अब देखो, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, पता नहीं एग्जामिनर कैसे इसको बना के पीसीएस में डाल दिया है। बुलंद दरवाजा भी अकबर बनाया है, और जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी में जो जामा मस्जिद है ना, वो अकबर बनवाया था, और बुलंद दरवाजा अकबर बनाया था। क्वेश्चन पूछता है कि अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कब करवाया था? तो कहा जाता है कि अकबर जब गुजरात पर विजय किया था, यानी 1572-73, अकबर जब गुजरात को जीतेगा ना, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाएगा, जबकि फतेहपुर सीकरी में ये जामा मस्जिद का निर्माण करवाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर आसीन किया गया? तो जिस समय हुमायूं मरा है, तो हुमायूं की मृत्यु कब हुई है? 1556 ईस्वी में। अच्छा, जन्म भी मैं आपको बता देता हूँ, 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ है। अब जब हुमायूं के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा अकबर के बारे में बात करते हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो अकबर के जन्म के बारे में बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 में। कहाँ हुआ था? स्थान आपसे पूछा जाता है तो अमरकोट, अमरकोट में। अमरकोट कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। और इस समय राजा कौन थे? तो अमरकोट के राजा भारमल, और भारमल की पुत्री थी जिनका नाम था हरखाबाई। अकबर की माँ का नाम है हरखाबाई। कहा जाता है कि जब हुमायूं 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध जब हारे थे, कन्नौज जिसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं, जब शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा दिया था, तो हुमायूं को दिल्ली छोड़कर जाना पड़ा था, और हुमायूं 1541 में हरखाबाई से शादी करेंगे, और अकबर का जन्म 1542 में होगा। और अकबर की मृत्यु के बारे में पूछा जाता है कि ये कब मरे थे? तो अकबर मरे थे 1605 ईस्वी में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें कर दी अकबर के जन्म के बारे में। और अब क्वेश्चन कह रहा है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, क्योंकि मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि और भी बातें करना है, तो इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब हुमायूं मरा तो अकबर को राजगद्दी दिया गया। तो जब हुमायूं मरा था ना, उस समय अकबर था पंजाब में, पंजाब के कलानौर में था, ठीक है। और अकबर छोटा है ना जी, 1542 में जन्म हुआ है, और 1556 में हुमायूं मर गया। तो कितना बरस का है अकबर? 14 बरस का है ना। इस समय अकबर का संरक्षक था जिसका नाम था बैरम खान। तो होता कुछ ऐसा है कि बैरम खान को जब सूचना मिलता है कि हुमायूं अचानक मर गए हैं, आपको पता है ना, दीन पनाह नामक भवन की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, और दीन पनाह नामक नगर की स्थापना हुमायूं ही करवाया है, ठीक है। तो जब ये सूचना मिली बैरम खां को, तो बैरम खां क्या करता है, कलानौर में ईंट का सिंहासन बनाता है, ईंटे का, और उसी पे अकबर को राजगद्दी दे देता है। और 14 फरवरी का टाइम था, अच्छे से इसको नोट कर लेना, 14 फरवरी 1556, इसी समय अकबर बैठता है गद्दी पर। याद रखिएगा, 14 फरवरी 1556 को अकबर गद्दी पर बैठेंगे, और अकबर गद्दी पे जरूर बैठ रहे हैं, लेकिन 1560 तक बैरम खां ही मुगल साम्राज्य की गद्दी को संभालेगा।
और एक्चुअल में 1560 ईस्वी में बैठता है तो गद्दी पर 56 में, लेकिन 1560 ईस्वी में अकबर को होश आता है कि हमें बैरम खां के हाथों में ज़्यादा दिन तक साम्राज्य छोड़ना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। तो वो दिल्ली से आगरा चला जाता है और ऐलान करता है कि बैरम खां को बोलिए या तो हमारा मंत्री बनकर रहे, राज दरबार में सेवा दे, या तो वो हज पे चले जाए। और बैरम खां यही करते हैं, हज पे चले जाते हैं। और रास्ते में गुजरात के पाटन नामक स्थान पर बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बातें बहुत सारी है, क्लास में आओगे डिटेल में बात करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ज्यादा बात करते तो लोग इरिटेट हो जाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको ठीक लगता है तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, आगे। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत नक्श बौद्ध विहार की तरह दिखता है? तो ये था दीवान एक खास, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। बिल्कुल सही, लड़कों की आयु 16 वर्ष और लड़कियों की आयु 14 वर्ष, ये अकबर डिसाइड किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग होकर स्वयं इच्छा के अनुसार विवाह करने की मान्यता दी थी। बिल्कुल दिया था, दोनों सही है। तो मेरा मानना ऐसा है कि आप अपने मन से विवाह कर सकते हो, लेकिन विवाह आप तब करना, चाहे आप लड़का हो या लड़की, जब आप इकोनॉमिकली सेल्फ स्टैंड हो, यानी जब आप खुद कमाना शुरू कर दोगे ना, तभी आप किसी से विवाह करना। कि अगर आने वाले दिनों में अगर कोई विपत्ति भी आ जाता है तो खुद को संभाल सको, है ना। और आज का ट्रेंड चल रहा है कि लोग तलाक लेते हैं और एलिमनी के रूप में पैसा लेते हैं ना। खैर, अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी की युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य कारण क्या था? अब यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध आ गया है तो थोड़ा इसको बात कर लेते हैं ना। हल्दी घाटी की युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में? राणा प्रताप और अकबर के बीच में। तो हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ है तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात करें तो ये हुआ 1576 ईस्वी में। ठीक है, अकबर के तरफ से जाएंगे मानसी, अच्छे से इसको देख लेना, और राणा प्रताप की तरफ से जाएंगे आसफ खां। अब देखो, महाराणा प्रताप हिंदू है और उसके प्रधानमंत्री मुस्लिम है, जबकि अकबर मुस्लिम है, उसके प्रधानमंत्री हिंदू है। ठीक है, तो ये जो अभी चल रहा है ना हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का, ये सब से दूर रहो, चीजों को विजुअलाइज करो और इतिहास को पढ़ो तो पता चलेगा इतिहास में क्या क्या चीजें चल रही थी। ये व्यक्ति ऐसा है ना कि मर गया खुद, लेकिन महाराणा प्रताप पे एक आंच नहीं आने दिया हल्दी घाटी के युद्ध में। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना। और महाराणा प्रताप वही है, मेवाड़ का क्षेत्र आपको पता होगा कि जो महाराणा प्रताप थे वो मेवाड़ के राजा हैं, है ना, मेवाड़ के शासक हैं। और मेवाड़ कभी भी मुगलों का अधीनता स्वीकार नहीं करता है। हाँ, अलग बात है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अमर प्रताप जो आता है, अमर सिंह, वो जहांगीर के संरक्षण में आ जाता है। ठीक है, लेकिन राणा प्रताप जीते जी कभी मुगलों के संरक्षण में नहीं गए थे। तो ये जो आसफ खां है ना, अपना पूरा जान लगाता था हल्दी घाटी के युद्ध में, लेकिन फिर भी हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की हार होती है, अकबर विजयी होता है और चीजें प्रोसीड की जाती है। तो याद रखना, पूछा जा रहा है कि कारण क्या था, तो महाराणा प्रताप की यहाँ पे हार हुई है, मृत्यु नहीं हुई है, सिर्फ हारे हैं महाराणा प्रताप। आगे, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था? तो महाभारत का फारसी अनुवाद किया था बदायूनी ने। क्वेश्चन पूछता है किस भाषा में किया गया था? तो महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के रूप में किया गया है, इसको भी मेंशन करते चलिएगा। आगे, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह के स्थापित किए गए थे? तो सबसे पहले अकबर के दरबार में आने वाला था कछवाहा। कछवाहा कहा जाता है कि जब 1562 ईस्वी में अकबर खां चिश्ती के दरबार पे गए थे, सलीम चिश्ती के दरबार पे, तभी कछवाहा वंश के उत्तराधिकारी आते हैं और अपनी बड़ी बेटी ज्येष्ठ पुत्री के लिए अकबर का हाथ मांगते हैं। और सबसे पहले राजपूत घराने में कछवाहा वंश से ही अकबर अपना विवाह स्थापित करता है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? इसका आंसर आप हमें देना, अभी हम इसका आंसर दे चुके हैं। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो रामायण का फारसी में अनुवाद करने वाले और कोई नहीं, अब्दुल कादरी बदायूनी थे। ठीक है, आंसर होगा डी। जैन साधु की अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहे और जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वो कौन था? तो दो जैन गुरु थे, एक का नाम था हेमचंद्र, दूसरा का नाम था हरि विजय सूरी, लेकिन जगत गुरु की उपाधि दी गई थी हरि विजय सूरी को। याद रहेगा चीजें, आगे चलते हैं। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, तो आंसर होगा ऑप्शन ए मनसबदारी व्यवस्था। कुछ बातें और करते हैं। आपको यह पता होगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध भी लड़ा गया है ना? पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया है कब? 1556 ईस्वी में। और एक हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया है 1576 ईस्वी में। तो अच्छे से याद रखना, हल्दी घाटी के युद्ध में हमारे कौन होंगे? तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ेगा कौन? बैरम खां। पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है बैरम खां और हेमू के बीच में, आदिल शाह सुर का सेनापति। इसमें बैरम खां विजयी होता है और हेमू हार जाता है। और ये हमारा है किसका युद्ध? तो हल्दी घाटी का युद्ध। ये दोनों अच्छे से याद कर लीजिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में होगा, किसके किसके बीच में? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच में, राणा प्रताप के बीच में। ठीक है, राणा सांगा नहीं, राणा सांगा बाबर के समय थे, ये राणा प्रताप है। तो राणा प्रताप के जो सेनापति होते हैं आसफ खां, और इनके सेनापति होते हैं अकबर के मानसी। सेनापति नहीं होता है, मानसी दोस्त होता है। दोनों के बीच युद्ध होगा, अकबर विजय होगा यहाँ भी और अकबर का क्षेत्र विजय होगा यहाँ भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज हमारा सफर यहीं तक था। आई होप जो चीजें मैं बताया हूँ आपको अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली बार हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में।